जनहित में आज मैं बेहद गंभीर विषय लेकर आई हूं और यह विषय है बंटवारा यानी विभाजन। एक बंटवारा वो था जो 1947 में ही हो गया था। जिन्ना की मजहबी जिद पर अंग्रेजों ने इस देश को रेड क्लिफ रेखा से दो टुकड़ों में चीर दिया था। हिंदुस्तान पाकिस्तान दो देश बना दिए थे। लेकिन आज मैं जिस बंटवारे की बात कर रही हूं वो हो चुका है या फिर चल रहा है या फिर उसे होना ही होना है। यह आपको सोचना समझना और तय करना है। एक बार जरा टीवी स्क्रीन पर अपने भारत का नक्शा गौर से देखिए। देश के चारों छोर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को अच्छे से देखें गौर से। आप देखेंगे कि नक्शे में कहीं टूट फूट नहीं है। तो फिर सवाल यह कि बंटवारे की बात आई कहां से? मैं बताती हूं कहां से आई। देश के तीन प्रमुख नेताओं ने आज बंटवारे की आशंका से देश को आगाह किया है। पहले प्रमुख नेता हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। लोकप्रियता और राजनीतिक शक्ति में निर्विवाद रूप से देश के सबसे बड़े नेता हैं। दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल यानी कांग्रेस के दो सर्वोच्च नेता, एक तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। कांग्रेस भले ही 11 साल से सत्ता में नहीं है, लेकिन उसका एक सुनहरा इतिहास रहा है। इसीलिए जब उसकी टॉप लीडरशिप कुछ बोलती है तो आप सहमत हो या ना हो, उसे अनदेखा नहीं कर सकते। इन तीनों नेताओं ने बंटवारे की बात क्यों कही वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले यह जान लें कि इन तीनों को बंटवारे के ये लक्षण कहां से दिखाई दिए। तो ये लक्षण दिखे हैं नए वक्फ कानून में और उसके विरोध में। इन लक्षणों को पढ़ने के लिए आप पश्चिम बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को गौर से देखें, इनको संज्ञान में लें, नोटिस लें। नए वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में आज भी हिंसा हुई। पुलिस पर पत्थर फेंके गए। इसमें भी एक तस्वीर गौर से देखिए। मुंह पर नकाब या रुमाल लपेटे पत्थरबाजों को देखकर क्या आपको 2019 से पहले का कश्मीर याद नहीं आ रहा? वक्फ कानून देश की संसद से पास हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल के नादिया की तस्वीरें भी देखें। भले ही गृह मंत्री ने संसद में कहा हो कि यह कानून सबको मानना ही पड़ेगा, लेकिन ना मानने वाले लोकतंत्र को खुली चुनौती दे रहे हैं। नादिया में इन लोगों ने पुलिस को ही दौड़ा दिया। पुलिस को जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। यह हिंसा और आगजनी की तस्वीरें देखकर आपको सोचना समझना है कि क्या आपको नए वक्फ कानून को लेकर देश में एक और बंटवारे की सूरत नजर आ रही है? क्या 2025 में वक्फ कानून को लेकर विरोध के ये लक्षण 1947 की उस स्थिति से मिलते जुलते हैं, जब मजहब की बुनियाद पर देश के बंटवारे के बावजूद इस फैसले को शांति से नहीं स्वीकारा गया था, जब बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम हिंसा हुई थी? पाकिस्तान में अपना सब कुछ छोड़कर भी हिंदुओं और सिखों को भारत जिंदा नहीं आने दिया जा रहा था। लाहौर से अमृतसर आ रही ट्रेनों में उनकी लाशें गिनी जा रही थीं। यकीनन आज 9 अप्रैल को जब मैं जनहित में यह खबर दिखा रही हूं, तो मैं और आप हम दोनों ही जानते हैं कि हमारा भारत सुरक्षित है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं और हम पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज हैं कि भारत अब कभी नहीं बढ़ सकता। लेकिन फिर भी बंटवारे की बात देश के तीन बड़े नेताओं ने कही है, तो हम इस बहस को बीच में नहीं छोड़ सकते। मैं बारी बारी से आपको तीनों की बात सुनाती हूं। नया वक्फ बिल लोकसभा से 2 अप्रैल को और राज्यसभा से 3 अप्रैल को बहुमत से पास हुआ था। कल ही राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ कानून लागू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने नए वक्फ कानून की जरूरत और इसके विरोध की राजनीति पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वक्फ संशोधन कानून की बहस के मूल में तुष्टीकरण की राजनीति है। इस तुष्टीकरण का बीज स्वतंत्रता संग्राम के वक्त ही बो दिया गया था। बंटवारा आम मुसलमानों की मांग नहीं, कट्टरपंथी नेताओं की भूख थी। कांग्रेस ने कुछ कट्टरपंथियों की इस भूख को अपना समर्थन दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस चाहती थी कि आजादी के बाद सत्ता की दावेदार सिर्फ वही रहे। इसके नतीजे में गरीब और पिछड़े मुस्लिमों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 2013 में वक्फ कानून संशोधन मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुश करने का प्रयास था। दुष्परिणाम ये हुए कि कट्टरपंथियों भूमाफिया के हौसले पूरी तरह से बुलंद हो गए। तो प्रधानमंत्री का सीधा आरोप है कि नए वक्फ कानून का विरोध सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के लिए ही किया जा रहा है
और मुस्लिम वोट बैंक के लिए कांग्रेस की आज भी वही सोच है जिस सोच ने 47 में देश का बंटवारा कराया था। प्रधानमंत्री का 23 नवंबर 2024 का एक बयान सुने, तब भी वक्फ कानून को लेकर कांग्रेस पर उनके यही आरोप थे। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आंबेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। प्रधानमंत्री उस आरोप पर कायम है कि कांग्रेस की सोच विभाजनकारी है और अपने वोट बैंक को साधने के लिए वो देश को एक और बंटवारे की तरफ धकेल सकती है। अब आप कांग्रेस के टॉप लीडर्स को सुने। कांग्रेस ने आज जो आरोप लगाया उसका सार यह था कि देश को दिमागी तौर पर बीजेपी और संघ ने बांट ही दिया है और नया वक्फ कानून ऐसी ही विभाजनकारी रेखा है। आज अहमदाबाद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा वो आपको जरूर सुनना चाहिए। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है और यह देश के सब लोगों को मालूम होना चाहिए। जनता के सरोकार के जरूरी मुद्दों पर बहस करने के बजाय सरकार कम्युनल पोलराइजेशन के लिए रात के 3-4 बजे तक संसद में बहस कराती रही। लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। यहां राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के दो आरोपों पर गौर करें। राहुल ने कहा कि नए वक्फ कानून से सरकार एक वर्ग की धार्मिक स्वतंत्रता छीन रही है और खड़गे ने आरोप लगाया कि नया वक्फ कानून ध्रुवीकरण के लिए ही लाया गया है। खड़गे ने यह कहना चाहा कि संसद में 2 दिन 13 घंटे इसलिए चर्चा की गई ताकि पूरा देश इस बहस को देखे, सुने और दिमागी तौर पर हिंदू मुसलमान में दरार और बढ़ जाए। क्या यह आरोप गंभीर नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी यह कहना चाहती है कि 3 और 4 अप्रैल को संसद में जो हुआ वो एक नाटक था? क्या एक चुनी हुई सरकार के किसी फैसले और संसद में पूरे देश के सामने उस फैसले पर उसकी जीत को अब साजिश कहा जाएगा? मैं कुछ आंकड़े देती हूं, चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नए वक्फ कानून पर जो जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति बनी थी उसकी कुल 37 बैठकें हुई थीं। जेपीसी में कुल 30 सदस्य थे जो सभी पार्टियों के थे। जेपीसी के सामने कुल 97,28,000 ज्ञापन थे, यानी इतने ज्यादा सुझाव। नए वक्फ बिल पर संसद के दोनों सदनों में कुल मिलाकर 24 घंटे से ज्यादा की चर्चा हुई। बिल पर मतदान का 3 घंटे 39 मिनट का समय इससे अलग है। चर्चा में कुल 107 सांसदों ने हिस्सा लिया। इनमें 61 सांसद लोकसभा में बोले और 46 सांसद राज्यसभा में। खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चर्चा के वक्त लोकसभा में मौजूद थे। यह अलग बात है कि उन्होंने वक्फ बिल पर संसद में अपने कोई विचार नहीं दिए, गौरव गोगोई से चर्चा की शुरुआत कराई। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद बोले थे। विरोध में उन्होंने पूरे तर्क दिए थे। अब खड़गे ही अगर ये कहेंगे कि संसद में यह चर्चा ध्रुवीकरण के लिए थी, तो फिर जाहिर तौर पर उन्हीं से पूछा जाएगा कि वो इस तथाकथित ध्रुवीकरण की चाल का हिस्सा क्यों बने। कांग्रेस पर ऐसा क्या दबाव था? वक्फ कानून के विरोध की राजनीति में अभी आपको और भी कई तस्वीरें दिखाना बाकी है, लेकिन उन पर आने से पहले बीते 5 दिनों की कुछ और तस्वीरें देखिए। 4 अप्रैल के बाद की तस्वीरें, जब नए वक्फ कानून के विरोध में देश में कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था।
लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सभी को हक है। हम इन प्रदर्शनों को भी इसी नजरिए से देखते हैं। लेकिन जिस वक्त ये प्रदर्शन हो रहे थे, कई विपक्षी दल इसे अपने दफ्तरों में बैठे बैठे समर्थन दे रहे थे। विपक्षी दलों ने ना तो पहले सड़क पर कोई आंदोलन खड़ा किया, ना ही बाद में इन प्रदर्शनकारी संगठनों के साथ सड़क पर हैं। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या विपक्षी दलों को इन वक्फ कानून विरोधी प्रदर्शनों में 3 कृषि कानूनों के विरोध जैसा उबाल दिख रहा है? क्या इसीलिए वक्फ कानून पास हो जाने के बाद विपक्षी दल इसके खिलाफ बोल रहे हैं, ताकि एक बार फिर देश में एक माहौल तैयार हो सके जिसका लाभ उठाया जा सके? अब जल्दी से हम बंगाल पर आ जाते हैं, क्योंकि नए वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा आगजनी बंगाल में ही हुई है। पश्चिम बंगाल में 33% अल्पसंख्यक आबादी है। बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक का कई चुनावों से ममता बनर्जी के टीएमसी की तरफ झुकाव रहा है। ममता बनर्जी वक्फ बिल के बहाने इस वोट बैंक को साध रही हैं। ममता भी यही मानती हैं कि यह वक्फ कानून बीजेपी की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। ममता ऐसे संकेत दे रही है कि यह कानून बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। अब ममता बनर्जी का आज का बयान सुने और वक्फ कानून को लेकर उनके दर्द पर बीजेपी को भी सुनिए। माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वाका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने एक मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। কালকে জঙ্গিপুরে কি হলো? জঙ্গিপুরের পুরসভা আপনার, এমএলএ আপনার, এমপি আপনার, জেলা পরিষদ আপনার। সেখানে কালকে বেচারা পুলিশদেরকে গাড়িগুলো পুড়ানো হলো। আপনার মুখে মুখাবাড়ি নিয়ে কেন নেই? ৭৪টা হিন্দু দোকান ভাঙলো, লুট করলো। আপনার মুখে একটা শব্দ নেই কেন? वैसे नए वक्फ कानून पर देश के एक विधानसभा में भी जबरदस्त हंगामा हो रहा है। हंगामा नहीं, मैं सीधे सीधे बताती हूं कि धक्का मुक्की मारपीट, हाथापाई तक की हैट्रिक लग चुकी है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक अपडेट। साफ दिख रहा है कि वक्फ कानून को लेकर विपक्ष संसद में भले ही हार गया हो, लेकिन सड़क पर उसने हार नहीं मानी है और सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का जज्बा भी कायम है। वक्फ कानून को चुनौती देने वाली 20 याचिकाएं अब तक सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जा चुकी हैं, जिनमें मुसलमानों के समानता के अधिकार का, धार्मिक स्वतंत्रता का और संपत्ति के अधिकार की दुहाई दी गई है। अपडेट यह है कि आज केंद्र सरकार ने भी इस पर कैविएट दाखिल कर दी, यानी कहा है कि उसे सुने बिना सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं दे। माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ताओं की याचिका पर 16 अप्रैल को सुनवाई कर सकता है। कानून बनाना संसद का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट बस ये चेक करता है कि कहीं संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है। नए वक्फ कानून पर सरकार का आत्मविश्वास संसद में दिख गया था जब उसने कहा था कि विपक्ष को आपत्ति है तो वो कोर्ट जा सकती है। जहां तक ये नए वक्फ कानून की बात की जाए तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के पास पूरे अधिकार हैं। वो इस पूरे मामले को देखेगा और ये जरूर देखेगा कि जो संवैधानिक कसौटी है उस पर ये कानून खरा उतरता है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में अब ये याचिकाएं जाएंगी और जहां तक वो जरूर ये मांग करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से कि इस कानून पर, जो नया वक्फ कानून है, जब तक इस पर फैसला ना आ जाए तब तक इस कानून को रोक दिया जाए। एक कानून जो संसद से पास हुआ है, उस पर देश की एक विधानसभा क्यों चर्चा करना चाहती है? क्या सिर्फ अपने वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए, अपने वोटरों को सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो हम खामोश नहीं बैठे हैं, वक्फ के कब्जे बचाने के लिए जान लड़ा रहे हैं? जी हां, मैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की ही बात कर रही हूं, जहां पर वक्फ कानून के विरोध में आज मारपीट और हाथापाई की हैट्रिक लग गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर गौर से देखिए। 7 अप्रैल, 8 और 9 अप्रैल, जब वक्फ के नाम पर सदन में खूब बवाल हुआ। पहले दिन विधायक ने कोर्ट फाड़कर विरोध जताया। कल सत्ता पक्ष के विधायकों ने कानून की कॉपी फाड़ दी। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने सामने आ गए। धक्का मुक्की के हालात सदन के भीतर पैदा हो गए। हुआ ये कि वक्फ कानून को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक ने पीडीपी विधायक वहीद पारा के खिलाफ टिप्पणी कर दी।
कहासुनी बढ़ती चली गई। महराज ने पीडीपी पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाया। महराज मलिक का जो वीडियो वायरल है उसे देखिए, फिर इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। उसने कौन के साथ गद्दारी की है, तुमने भाजपा के साथ गद्दारी की है। अरे हाउस नहीं है, कितना माफिया लाए इन्होंने, गुंडे। अरे बाहर देखो कितने लोग हैं, कौन है वो, इनको लगता है अरेस्ट करेगा। अरे एक को भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद महराज मलिक जब चिल्लाते हुए जाने लगे तो आरोप है कि विधानसभा की लॉबी में बीजेपी को लेकर उन्होंने टिप्पणी कर दी। इसके बाद उस जगह धक्का मुक्की और मारपीट के हालात बन गए। दूसरे दलों के विधायकों और सुरक्षा कर्मियों के साथ विधानसभा के स्टाफ को हस्तक्षेप करना पड़ा। टेबल के शीशे टूट गए, कुछ दूसरे विधायकों को भी चोट लगी। विधायकों के इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। माननीयों की करतूत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पीडीपी के कुछ लोग थे, उन लोगों ने कोशिश की हमला करने की और उनके समर्थन में बीजेपी के एमएलए सारे उठ के चले आए। अगर उनको मेरे साथ तकलीफ होती है तो जुबानी बात करें, हाथापाई का क्या तर्ज रहता है। आज तो गलती हमारी ये है कि आज हम शरीफ बनकर आए और ये बदमाश हो गए। बेसिकली क्या था, हम वहां पे बैठे हुए थे धरना प्रदर्शन के लिए। जब इसने मां बहन की गाली दी और बीजेपी को गाली दी, वो किसी से भी बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे देश हित में या हमारी पार्टी को कोई गाली देगा वो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो असेंबली हो चाहे असेंबली के बाहर हो। एक उंगली आप किसी पे उठाते हो तो चार आपकी अपनी तरफ भी उठती हैं। अगर अब आगे से उंगली उठाएगी तो बाकी की चार उंगलियां तोड़ दी जाएंगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। वक्फ कानून का विरोध नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही विधायक कर रहे हैं और सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं। खबर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी की है। वक्फ कानून का चुनावी इफेक्ट क्या होगा, इसका पहला ट्रायल अक्टूबर-नवंबर में ही दिख सकता है, जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। कानून पास कराने में नीतीश कुमार का बड़ा किरदार है। आरजेडी अभी से बिसात बिछा रही है कि इसका समर्थन नीतीश को चुनाव में भारी पड़ेगा। सब चला जाए पर कुर्सी ना जाए, इसी स्लोगन के साथ पटना में आरजेडी की नेता ने नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं। नीतीश को मुसलमानों का विरोधी बताया गया है। नसीमा जमाल नाम की पसमानदा मुस्लिम नेता ने ये पोस्टर लगवाए हैं। ये बिल्कुल हकीकत है कि नीतीश कुमार जी को कुर्सी से ही मतलब है, सिर्फ उनको सब चला जाए पर उनकी कुर्सी ना जाए। मुसलमानों को बहुत बड़ा ये धोखा दिए हैं। हम संविधान को मानने वाले हम लोग हैं, ये काला कानून हम लोग मानने में से नहीं है। वक्फ बिल जो है ये वापस हो और हम लोग काला पट्टी बांध के हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। बिहार में विपक्ष वक्फ कानून को लेकर नीतीश पर हमलावर है, लेकिन नीतीश की पार्टी के नेता ने कहा कि बीजेपी के साथ रहकर भी नीतीश ही वो नेता हैं जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने 20 साल तक अल्पसंख्यकों का काम करके ये दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके भी माइनॉरिटी के हितों की रक्षा इस तरह से कर सकते हैं। किसमें हिम्मत है? इसलिए नीतीश कुमार पर जो प्रश्न उठाते हैं पहले अपने गिरबान में झांक के देखें। हम लोगों को किसी से सीआर लिखाने का जरूरत नहीं है। आरजेडी ने अब नीतीश की पार्टी के नेता के इस बयान को ट्विस्ट दे दिया है। पूछ लिया है कि क्या बीजेपी मुस्लिमों के हितों की रक्षा नहीं करती। अशोक चौधरी जी जो बात बोल रहे हैं उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम हितों की रक्षा नहीं करती है। और वक्फ संशोधन विधेयक पर जिस तरह की भाषा जनता दल यू के नेताओं ने इस्तेमाल की, वो भाजपा को अपने विचारों के आधार पर खुश करना चाहते हैं और अपनी कुर्सी सुरक्षित रखना चाहते हैं। इस पर बीजेपी का भी पक्ष आया है। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री तुष्टीकरण नहीं, सामाजिक न्याय के आधार पर काम करते हैं। वक्फ बिल मुसलमानों के हित में है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आजाद भारत के पहले सेकुलर प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर मुस्लिम समाज के 75% पसमानदा समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया। वक्फ अमेंडमेंट बिल ला करके उनके हक और हकूक को दिलाने का काम किया। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं। राज्य की आबादी में 17% मुसलमान हैं। एनडीए की नजर पसमानदा यानी पिछड़े मुस्लिम वोट बैंक पर है, लेकिन आरजेडी नीतीश को मुस्लिम विरोधी बताकर निशाना साध रही है।
इस पूरे मामले में मेरा यह मानना है कि वक्फ का बिल संसद से पास हो गया है तो उसका पालन हर किसी को करना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट का फैसला क्या होता है उसका इंतजार करना चाहिए। हर चीज को सिर्फ सियासत के नजरिए से देखने से बचना होगा।